नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवर गले क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी जीडी के जीएस के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मूंगफली। क्या आंसर है इसका? जो आंसर है मूंगफली। अब वो क्यों? देखिए दोस्तों, बात करूँ खरीफ की फसलें, तो जो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो ऐसी फसलें होती हैं जिनको अधिक पानी की तथा अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगर बात करूँ भारत की, तो भारत में जो फसलें हैं वो 3 प्रकार से बांटी गई हैं। पहली होती है खरीफ की, दूसरी होती है रबी की, और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है आपकी मौसमी फसलें। ठीक है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है खरीफ, दूसरी होती है रबी, तीसरी होती है मौसमी फसलें। ठीक है। तीसरी फसल कौन सी होती है? ये मौसमी फसलें होती हैं। अगर बात करूँ खरीफ की फसल की, तो खरीफ की जो फसल है ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है जून जुलाई में। कब से? जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। जैसे मैं बात करूँ आपकी मूंगफली हुई, चावल हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, तो ये फसलें कैसी होती हैं? फसलें होती हैं खरीफ की फसल। अब बात करूँ रबी की फसलें, तो रबी की फसलें ये होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी, है ना। और कब काट ली जाती है? ये जून जुलाई में काट ली जाती है। जून जुलाई के समय ये काट ली जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बात करूँ गेहूँ हुआ, चना हुआ, ये फसलें कैसी होती हैं? ये फसलें होती हैं रबी की फसलें। अब बात करते हैं मौसमी फसलें कौन सी होती हैं। दोस्तों, मौसमी फसलें वो फसलें होती हैं सब जो कब बोई जाती हैं? ये मार्च से जून के बीच में बोई जाती है। मार्च से जून के बीच में बोई जाती है और काट भी दी जाती है। जैसे खीरा ककड़ी वगैरह हुआ, है ना, तो ये काटने वाली फसलें रही। तो खीरा ककड़ी वगैरह हुआ, तो ये सब कब इनका कार्य रहता है? इनका रहता है मार्च से जून के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल दाब मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये दिया जाता है बैरोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका जो आंसर है वो है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। अच्छा, मैं बात करूँ किसकी? मैं बात करूँ कौन कौन से मीटर दिए हुए इसमें आपका ऑप्शन है। पहला आपका ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया है एमीटर, तो ये नापा जाता है एसी और डीसी करंट को नापने के लिए, एसी डीसी करंट को नापने के लिए, है ना, एसी डीसी करंट नापने के लिए, मापने के लिए। अगले बात करूं, अगला आपका है फोटोमीटर। फोटोमीटर किस काम आता है? तो दोस्तों, ये आता है विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना। कौन किस में? विद्युत चुंबकीय विकिरण में। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण में, चुंबकीय विकिरण में। अच्छा, एक आपका दिया है बोलोमीटर। कौन सा? बोलोमीटर। तो दोस्तों, बोलोमीटर का उपयोग कब करते हैं? बोलोमीटर का उपयोग करते हैं हम किसमें? तो बोलोमीटर का उपयोग करते हैं हम ऊष्मीय विकिरण नापने में। किसमें? ऊष्मीय विकिरण। तो बोलोमीटर का उपयोग कब किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण नापने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट हुआ। ये सिंपल क्वेश्चन है, और जानते हैं कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और किसमें? भीमराव अम्बेडकर बीच में हुआ था। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था? वो ये था कि जैसे ही दूसरा वर्ल्ड सम्मेलन हुआ, तो दूसरा वर्ल्ड सम्मेलन में हुआ क्या था? एक कम्युनल अवार्ड जारी हुआ जो ब्रिटिश ने जारी किया। और इस अवार्ड के तहत हुआ क्या था भाई? इसकी आवाज़ किसने चलाई? इसकी आवाज़ लगाई थी किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। और उस अम्बेडकर में उनकी मांग ये थी कि जो दलित वर्ग है उनको 2 वोट देने का अधिकार था। क्या था? दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार था। पहला वोट वो दलित वर्ग के नेता को देते थे, जिसमें केवल दलित लोग वोट दे सकते थे। दूसरा वोट जो था, जिसमें वो सामान्य वर्ग में अपने नेता को चुनते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के दलित 2 वोट दे सकते थे। और ये भी कह सकते हैं कि दलितों को, जो दलित वर्ग का प्रत्याशी था, उसको केवल दलित वर्ग के ही वोट दे सकते थे, और सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति उसको वोट नहीं दे सकता था। लेकिन ये बात जब गांधी जी को पता पड़ी, उस समय गांधी जी हेराबाद जेल में थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। और जब उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री शायद मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे। तो मैकडोनल्ड को उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि इसको खारिज कर दिया, इसको खत्म कर दिया जाए, 2 अवार्ड जो 2 मत देने का अधिकार है। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया कि ये अब कैंसिल नहीं हो सकता, तब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने आमरण अनशन किया। ठीक है,
और इसी इसी को समझाते इसी को समझते हुए तो भीमराव अंबेडकर ने 1932 में क्या किया, गांधी जी ने यरवदा जेल में क्या की थी, मुलाकात की थी और उसी समय क्या हुआ था, इन दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्सरा मृगीय शरीर कौन सा अंग प्रभावित करती है। दोस्तों ये करती है मस्तिष्क को, इसको करती है ब्रेन को, हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है ना। एक दिवस मनाया जाता है इसी को देखकर 17 नवंबर, कौन सा, 17 नवंबर एपिलेप्सी डे, एपिलेप्सी डे, कौन सा डे मनाया जाता है, एपिलेप्सी डे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। देखिए दोस्तों, बात करूं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक, अब बात करूं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 13-12। कितनी लंबाई है, 13-12। अच्छा, नर्मदा नदी देखा जाए तो ये प्रायद्वीप भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है, प्रायद्वीप भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और भारत में बहने के अनुसार देखा जाए तो गोदावरी और कृष्णा के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ों में फर्क है। पहले मैंने बताया कि प्रायद्वीप भारत में कौन सी नदी है, 5वें नंबर की, है ना। और लेकिन अगर केवल भारत में बहने के अनुसार पूछा जाए तो ये कौन सी नदी है, केवल भारत में बहने के अनुसार ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब बात करूँ इसकी जो टोटल लंबाई तो 13-12 है, और ये गिरती कहाँ पर है, ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अरब सागर में गिरती मतलब ये किसका निर्माण करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, बात करूँ मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की, तो मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो 1077, कितनी है, 1077 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था। दोस्तों ये अपनाया था 2010 में। कब अपनाया था, 2010 में अपनाया था। अच्छा, ये बनाया जो रुपए का जो साइन है इस प्रकार का, ये दिया किसने था, ये धर्मलिंगम ने दिया था। किसने दिया था, धर्मलिंगम। अच्छा, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, है ना, जिसमें सभी को क्या करना था, अपने अपने तरीके से डिजाइन बना के देना था। ठीक है, तो उसमें कुल मिला के 3,331 चिन्ह आए थे, जिसमें से लास्ट पांच चुने गए। उस 5 में जो चुने गए थे वो किसके चुने गए थे, धर्मलिंगम का चुना गया था। अच्छा, उस समय धर्मलिंगम क्या थे, आसाम के गुवाहाटी में प्रोफेसर थे, आईआईटी गुवाहाटी में क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी में क्या थे, प्रोफेसर थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पूरे विश्व में कुल 5 प्रकार की ऐसी मुद्राएं, ऐसे देश हैं जिनकी मुद्राएं उनके साइन के नाम से जानी जाती है, मतलब उनके चिन्ह के नाम से जानी जाती है। जैसे अमेरिका का डॉलर हुआ, जापान का येन हुआ, है ना, यूरो कहाँ का है, यूरोपीय संघ का है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के जो पांच देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा उनके चिन्ह के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। और ये इस केरल का सबसे बड़ा पैलेस है। क्या है, सबसे बड़ा पैलेस। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। थोड़ी देर पहले मैंने एक दिवस बताया था, वो था 9 नवंबर। वो क्या था, नेशनल एपिलेप्सी डे। कौन सा, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। कौन सा था, एपिलेप्सी डे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय वाले देशों के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच होनी चाहिए। दोस्तों ये होनी चाहिए थी कितने डॉलर में, 3,996 से 12,375 डॉलर के बीच में। कितनी होनी चाहिए, 12,375 डॉलर के बीच में हो रही थी। ये किसने कहा था, ये कहा था वर्ल्ड बैंक ने।
किसने कहा था? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये इसका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। इसका नाम भी छुपा है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में, है ना, डीसी। यहाँ पर डीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा मैं बात करूँ 1940 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया? यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में। इसके जो वर्तमान सदस्य हैं वो है 189 सदस्य हैं, है ना। आगे इसकी स्थापना की बात करो, इसकी स्थापना के सम्मेलन के तहत हुई थी तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पीर बदान का मेला कहाँ क्वेश्चन है, भारत में पीर बदान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये होता है एमपी में, एमपी के शिवपुरी में। कहाँ पर होता है? एमपी में शिवपुरी में आयोजित होता है। तो ये पीर बदानी की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। किसके पास? पीर बदानी की कब्र के पास, शिवपुरी में। ठीक है दोस्तों, और चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अगस्त 2020 में निम्न में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेला उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार विक्रम पुरस्कार दिए? दोस्तों ये मिला था करिश्मा यादव को। किसको मिला था? ये मिला था करिश्मा यादव को, करिश्मा यादव को। अब दोस्तों बात करूं, ये ग्वालियर की यानी हमारे शहर की पहली महिला है जिन्हें विक्रम पुरस्कार मिला है, ग्वालियर। ठीक है, तो पहली महिला जिनको विक्रम पुरस्कार मिला है। बात करूं किसकी? विक्रम पुरस्कार की, है ना, विक्रम पुरस्कार। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो बता दें 1 लाख राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए राशि जो है इसमें दी जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसे है? देखिए दोस्तों मैं बात करूं 2 आर्टिकल है, एक तो आर्टिकल 123 और एक है आर्टिकल 213। आर्टिकल 123 में कौन कर सकता है? आर्टिकल 123 में कर सकता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, है ना। बात करूं आर्टिकल 223 213 इसमें इसके तहत कर सकता है राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल यानी गवर्नर, है। अब बात करते हैं अध्यादेश होता क्या दोस्तों। हम जानते हैं कि कोई भी कानून जब बनना होता है तो संसद में बनता है ना, संसद के तहत बनता है। पहले लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। लेकिन जब ऐसी अकस्मात स्थिति बन जाए कि जब राष्ट्रपति को कानून बनाना पड़ जाए तो उस समय जो और संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, है ना, जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो और उस समय राष्ट्रपति को कोई कानून बनाना पड़ जाए तो उस कानून को हम कानून ना कहकर क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। अच्छा ये कितने दिनों के लिए वैलिड हो सकता है? ये मिनिमम से मिनिमम 6 सप्ताह और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। क्यों? क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच में, संसद के जो सत्र लगते हैं उनके 2 सत्रों के बीच 6 महीने का गैप भी हो सकता है ना। इसीलिए इसकी जो मिनिमम वैलिडिटी है वो 6 सप्ताह है और मैक्सिमम वैलिडिटी है कितना है? 6 महीना है। और याद रखना कि जैसे ही सत्र अगला, जैसे ही इसके कानून लगने, अध्यादेश जारी होने के बाद कोई सत्र आता है, सत्र लगता है ना, उसमें ये दोबारा से ये आएगा, ये बिल आएगा। अब वो उनके ऊपर है कि ये वहाँ पर स्वीकृत किया जाता है या इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? देखिए दोस्तों मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला होता है आपका विंबलडन। कौन सा होता है? विंबलडन। एक होता है आपका यूएस ओपन, है ना। तीसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। अच्छा मैं बात करूं विंबलडन ओपन की तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1877 में। कब हुई थी? 1877 में। यूएस ओपन की हुई थी 1881 में। ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच ओपन की बात करूं तो 1891 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन की हुई थी 1905 में। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे नया, जो सबसे नवीन ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना तो विंबलडन हो गया। अच्छा विंबलडन कहाँ खेला जाता है? तो ये खेला जाता है ग्रास पर। किसको खेला जाता है? ग्रास पर। बात करूँ इसकी यूएस ओपन, ये हार्डवुड पर खेला जाता है ना। फ्रेंच ओपन की बात करूँ तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है यानी मिट्टी में, क्ले कोर्ट पर। ठीक है, उसके बाद बात करूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन की तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्डवुड पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? हार्डवुड पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका आंसर है वो है विंबलडन। क्योंकि विंबलडन सबसे पुराना 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की कि सबसे भारी गैस है। दोस्तों सबसे जो भारी गैस होती है वो होती है रेडॉन। कौन सी होती है?
रेड ऑरेंज जो गैस है सबसे भारी होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 86। कौन सा होता है? 86। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डेन्स जॉन, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति के रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में देश के प्रतिनिधि करते थे। मतलब कहाँ से खेलते थे? कुल मिलाकर ये ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे। कहाँ से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया से ये खेला करते थे। बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि नवंबर 2020 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनेंशियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया था रोहित शर्मा। किसको चुना गया? ये रोहित शर्मा को चुना गया, है ना। बात करूँ गूगल की, तो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में। इसके बाद में हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। कहाँ पर हुआ था? कैलिफोर्निया में हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद तो इसके इस समय सीईओ कौन है? तो हम जानते हैं कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है बेटा? सुंदर पिचाई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है तो राज्य अधिकारी के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो दोस्तों ये किया था सहदायिक विरासत का। किसका किया था? सहदायिक विरासत का प्रयोग करते थे। ठीक है, कौन? मुगल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि वित्त संख्या अधिनियम 2019 के तहत के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा डैश के तहत इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद हेतु के लिए गए ऋण भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1,50,000 हेतु तक की राशि की कटौती का दावा कर सकता है। तो कौन सी ये धारा है? 80EEB। कौन सी धारा? 80EEB। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए दोस्तों, तो नगर निगम की जो अध्यक्षता करता है महापौर। कौन करता है? महापौर। बात करूं तो कुल मिला के भारत में टोटल कितनी नगर निगम? तो हैं 205। कितने हैं? 205। अच्छा दोस्तों, मैं बात करूं नगर निगम और नगर पालिका की, इन दोनों फर्क क्या होता है कि जब नगर, पहले सबसे बात करते हैं नगर निगम, नगर पालिका कब बनती है? नगर पालिका बनती है 20,000 या 20,000 से अधिक लोगों से। कितनी बनती है? 20,000 या 20,000 से अधिक लोगों से। लेकिन अगर यह संख्या 5 लाख के पार हो जाती है, अगर यह संख्या 5 लाख के पार हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नगर निगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नगर निगम बोला जाता है ना। और इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका भी कार्यकाल 5 साल। कितना होता है इसका कार्यकाल? कितना होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। ठीक है, तो बात करूं तो जो नगर निगम भारत का जो सबसे पुराना नगर निगम है वो है चेन्नई नगर निगम। कौन सा? चेन्नई यानी मद्रास नगर निगम, जिसकी स्थापना 1687 में की गई। 1687 में। कब? 1687 में। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में कौन बिहार के मुख्यमंत्री रहे? दोस्तों ये बने हैं कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन बने हैं दोस्तों? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बता दो दोस्तों, ये 7वीं बार बने हैं। कितनी बार? 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, अब बिहार की बात करो दोस्तों, तो बिहार के इस समय सीएम तो आपको पता ही लग गए। बात करता हूँ गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? ये फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान क्या कौन है? यहाँ पर गवर्नर है। बात करूँ बिहार की, तो बिहार का राज्य कब बना था? ये बना था 1920 में। क्या था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। कब हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी। बिहार की राजधानी की बात करूँ तो बिहार की राजधानी क्या होती है? बिहार की राजधानी है पटना। क्या है दोस्तों? बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो दोस्तों इसमें अकार्बनिक सामग्री ये क्या है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 22 कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के द्वारा सैनिक के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था सीरी। क्या नाम था? सीरी नाम था। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम सीरी था। अब बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की,
तो अलाउद्दीन खिलजी का था, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन था? खिलजी वंश का दूसरा शासक था, या दूसरा संस्थापक बोल सकते हैं इसको। तो इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मरवा कर क्या किया था? राज्य पर अधिकार किया था। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी इसको अपने बेटे की तरह मानता था, और जब अलाउद्दीन खिलजी के गले मिल रहा था, तब उसने अपने 2 सैनिकों के द्वारा इसको मरवा दिया था। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द गोल्डन बोट पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। बात करूँ दोस्तों इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनका जो जन्म है वो जन्म कहाँ हुआ था? इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था 1861 में कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, आज के कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। अच्छा, इनको 1913 में क्या मिल चुका है? नोबेल। क्या मिल चुका है? नोबेल। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है दोस्तों, 1913 में इनको गीतांजलि के लिए क्या मिल चुका है? नोबेल मिल चुका है। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है, हमारे राष्ट्रगान की, है ना। कुल मिला के 2 देशों की है, एक तो की है इंडिया की और एक की है बांग्लादेश की। किसकी की है? एक की है बांग्लादेश। इंडिया का क्या है? इंडिया का है जन गण मन, है ना। और दूसरा बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत ने डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है? दोस्तों ये किया है यूएस के साथ। किसके साथ किया है? यूएस के साथ किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं की अपनी खामखाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था। तो उसने कहा जाता था धर्मशालाएं। क्या कहा जाता था? धर्मशालाएं कहा जाता था। अब बात करूँ सूफी संघ की, तो सूफी किसको कहा जाता था? सूफी कहा जाता है मुसलमानों में जो संत, जो व्यक्ति पवित्रता का और त्याग का जो जीवन जीते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सूफी संत कहते हैं। बात करो भारत के पहले सूफी संत कौन रहे, तो ये रहे थे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है दोस्तों, नाम देख लेने का, थोड़ा सही लिखना नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये भी एक सेट का पेपर है। अगले पेपर के साथ फिर